देखते देखते 8 महीने बीत चुके थे। आज तानिया की डिलीवरी होने वाली थी, जिस वजह से सागर तानिया को लेकर सुबह ही हॉस्पिटल चला गया था, लेकिन बाकी घर वाले अभी भी घर पर ही थे। प्राची के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। जब स्नेहा मित्तल ने ये देखा तो वो प्राची के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा बच्चा सुरक्षित पैदा होगा। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है ना, तानिया की हेल्थ अभी भी ठीक है। तुमने इन 8 महीनों में उसका बहुत ख्याल रखा है, तो भला वो कैसे ठीक नहीं रहती? स्नेहा मित्तल की बात सुनकर प्राची परेशानी भरी आवाज में कहती है, हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना है। ये अर्नव पता नहीं इतना लेट क्यों कर रहे हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है। ये कहकर प्राची सीढ़ियों की तरफ देखने लगी। तभी अर्नव भागते हुए प्राची के पास आया। अर्नव के चेहरे से ही लग रहा था जैसे वो बेचारा कितनी रातों से सोया नहीं हो। वैसे भी काम ज्यादा हो जाने की वजह से उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी, लेकिन आज वो बहुत खुश था क्योंकि उसका छोटा सा नन्हा सा बच्चा आने वाला था। अर्नव प्राची के पास आया, फिर वो उसे देखते हुए कहता है, सॉरी, मैं जानता हूँ मैं बहुत लेट हो गया हूँ, लेकिन चलो हम जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं, इससे पहले कि और ज्यादा लेट हो जाए और हमारा बच्चा भी दुनिया में आ जाए। हमें जल्दी हॉस्पिटल चलना चाहिए। अर्नव की बात सुनकर प्राची मुंह बनाकर कहती है, अब आपको याद आया कि आपको हॉस्पिटल भी जाना है। अगर आप 10 मिनट और लेट कर देते ना तो मैं आपको छोड़कर यहाँ से चली जाती, लेकिन मुझे अभी आपसे ज्यादा हमारे बच्चे की फिक्र हो रही है। प्राची की बात सुनते ही अर्नव का मुंह बन गया। वहीं स्नेहा मित्तल ने उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो वो उन दोनों के कान पकड़ कर कहती है, तुम दोनों अब झगड़ा शुरू मत करो, जल्दी से हॉस्पिटल चलो। सागर का कॉल आया है, डिलीवरी कभी भी हो सकता है। स्नेहा मित्तल की बात सुनकर अर्नव और प्राची ने एक दूसरे को देखा, फिर वो जल्दी से स्नेहा मित्तल के साथ घर से बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल के रूम में तानिया की डिलीवरी का समय हो चुका था और सारे डॉक्टर्स मिलकर तानिया की डिलीवरी में लगे हुए थे। सभी घरवाले भी अब तक वहां आ चुके थे। कुछ घंटे बीतने के बाद अचानक से सभी को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते ही प्राची और अर्नव के कान खड़े हो गए। वो दोनों अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर खुश हो रहे थे। जैसे ही सभी घरवालों ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी, सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। वहीं अर्नव ने प्राची के पास आकर उसको कसकर गले से लगा लिया। वहीं सारे परिवार वाले मिलकर एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। तभी डॉक्टर एक छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में लेकर आए। फिर वो अर्नव और प्राची के पास आकर कहते हैं, मिस्टर मित्तल, बधाई हो, बेटी हुई है। डॉक्टर की बात सुनकर अर्नव की नजर अपनी छोटी सी बेटी पर गई। डॉक्टर बच्ची को उसके हाथों में दे रहे थे, लेकिन अर्नव का हाथ कांप रहा था। जब प्राची ने देखा कैसे अर्नव कांपते हाथों से अपनी बेटी को ले रहा है, तो उसने अपने हाथों से अर्नव का हाथ पकड़कर डॉक्टर के हाथों से बच्ची को ले लिया। बच्चे को लेने के बाद प्राची खुश होकर कहती है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी बेटी हमारे पास है। आज मैं बहुत खुश हूँ। प्राची की बात सुनकर अर्नव ने उसे देखकर हाँ में सिर हिलाया। तभी प्राची डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, तानिया कैसी है? वो ठीक तो है ना? प्राची की बात सुनकर सागर भी, जो बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहा था, वो भी डॉक्टर को देखने लगा। डॉक्टर उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, जी हाँ, बच्ची भी सुरक्षित है और बच्चे को जन्म देने वाली माँ भी सुरक्षित है। ये कहकर डॉक्टर सागर से कहते हैं, आपकी वाइफ अभी अंदर है, थोड़ी देर में उन्हें होश भी आ जाएगा तो आप उनसे मिल सकते हैं। ये कहकर डॉक्टर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। डॉक्टर के जाते ही राम मित्तल और स्नेहा मित्तल दोनों अर्नव के पास आते हैं। फिर वो उसकी गोद में सो रही छोटी सी बच्ची को देखने लगते हैं। अर्नव की बेटी का चेहरा बिल्कुल अर्नव के जैसा दिख रहा था। ये देखकर राम मित्तल खुश होकर स्नेहा मित्तल से कहते हैं, देख रही हो, अर्नव की बेटी का चेहरा भी तुम्हारे बेटे के चेहरे से मिल रहा है। बचपन में अर्नव भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता था और आज उसकी बेटी भी बिल्कुल अपने पापा की तरह दिख रही है। राम मित्तल की बात सुनकर स्नेहा मित्तल खुश होकर हाँ में सिर हिलाने लगी। जब अर्नव ने अपने दादू की बात सुनी तो वो भी खुश होकर अपनी बेटी को देखने लगा। कुछ समय बाद तानिया को एक नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके बाद धीरे धीरे करके सभी उससे मिलने भी आए। जब सभी मिलकर रूम से बाहर निकल गए तब प्राची अपनी बेटी को लेकर तानिया के पास आई। तानिया होश में आ चुकी थी। जब उसने प्राची की गोद में छोटी सी बच्ची को देखा तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई।
प्राची अपनी बेटी को लेकर तानिया के पास आई। फिर वो उसके बगल में बैठते हुए कहती है, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी का चेहरा देख पा रही हूं। अगर तुम नहीं होती तो मुझे कभी भी मां बनने का सुख नहीं मिलता। प्राची की बात सुनकर तानिया मुस्कुराते हुए कहती है, भाभी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप गिल्टी महसूस मत करो। वैसे भी बच्ची आपकी हो या मेरी, वो कहलाएगी हम दोनों की बेटी। वैसे आपकी बेटी ने मुझे बहुत परेशान किया है, अब आपकी बारी है, अब वो आपको बहुत परेशान करेगी। तानिया की बात सुनकर प्राची हंसते हुए कहती है, मुझे परेशान करेगी तो तुम हो ना, तुम डांट लगा देना। ऐसे हमारी बेटी कितनी लकी है ना, उसे दो दो माँ का प्यार मिलेगा, एक जन्म देने वाली और एक पालने वाली। प्राची तानिया से कुछ देर तक बातें करती रही। तभी अचानक से वार्ड का दरवाजा किसी ने नॉक किया, जिससे तानिया और प्राची की नजर दरवाजे की तरफ गई। प्राची ने दरवाजे की तरफ देखते हुए ही कहा, अंदर आ जाइए। प्राची ने जैसे ही ये कहा, सामने से रूम के अंदर रणवीर, अनन्या, साथ ही साथ आरव और निमृत भी आ गई। फिर वो लोग प्राची के सामने आकर खड़े होकर मुस्कुराते हुए प्राची की गोद में सोई हुई छोटी सी बच्ची को देखने लगे। सभी लोग उसे बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। घर के लगभग सभी लोग प्राची की बच्ची से मिल चुके थे, लेकिन बस यही 4 लोग रह गए थे जिन्होंने अभी तक उसे नहीं देखा था। अनन्या ने एक नजर प्राची की बेटी की तरफ देखते हुए कहा, भाभी ये तो सच में बिल्कुल अर्नब भैया जैसी दिखती है। तानिया, जो कि मुस्कुराते हुए सभी लोगों को देख रही थी, उसने थोड़ा हंसते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो अनन्या, ये बिल्कुल अर्नब भैया जैसी दिखती है। तभी सबका ध्यान तानिया पर गया। सब लोग बच्चे को देखने में इतने बिजी हो गए थे कि उन्होंने तानिया की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। निमृत ने कहा, सॉरी तानिया भाभी, हम लोग इस छोटी सी बेबी को देखने में इतना बिजी हो गए थे कि आप पर ध्यान ही नहीं जा पाया। निमृत ने यह कहा था कि तभी उसके कान में आरव ने धीरे से कहा, निमृत जी आप चिंता मत कीजिए, अब तो हमारी शादी को भी लगभग 1 साल होने वाला है और अब तो हमारा रिश्ता भी पहले से कई गुना सुधर गया है। अब जल्दी हम भी बेबी प्लान करेंगे, फिर आप अपने खुद के बेबी को दिन भर खिलाइएगा, ओके? निमृत ने मुस्कुराते हुए आरव की तरफ देखा। इस समय निमृत का पूरा चेहरा लाल हो गया था। ये देखकर आरव भी मुस्कुराने लगा। बीते कुछ महीनों में निमृत और आरव का रिश्ता सुधर चुका था और दोनों ने ही अपनी शादी को एक्सेप्ट कर लिया था और वो खुशी खुशी अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे। तानिया ने निमृत की तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं निमृत, और वैसे भी भाभी की बेटी है ही इतनी प्यारी कि कोई भी इसे देखकर सारी बातें भूल जाए। फिर सबने तानिया से उसका हालचाल पूछा। तभी धीरे धीरे करके सभी घरवाले वार्ड के अंदर आ गए। अर्नव प्राची के बगल में खड़ा हो गया और वो अपनी प्यारी सी बेटी को देखने लगा। वहीं सागर आकर तानिया के बगल में रखी चेयर पर बैठ गया। राम मित्तल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें इस प्यारी सी गुड़िया का कोई अच्छा सा नाम रखना चाहिए। प्राची ने मुस्कुराते हुए तानिया की तरफ देखा और बोली, तुमने इस प्यारी सी गुड़िया को इस दुनिया में लाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया, जिसका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। मैं चाहती हूँ तुम इसका नाम रखो। तानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी भले ही इसे जन्म मैंने दिया है, लेकिन ये हमेशा आपका और अर्नब भैया का ही अंश बनकर रहेगी, इसीलिए मैंने इसका नाम बहुत पहले ही सोच लिया था। मैंने सोचा है कि इसका नाम हम प्रणवी रखेंगे। कैसा लगा आपको नाम? जैसे ही सबने नाम सुना, सबको वो नाम बहुत पसंद आया, क्योंकि प्रणवी नाम अर्नव और प्राची के शब्दों को मिलाकर बनाया गया था। सब लोग हंसी खुशी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर रूम में आए और उन्होंने तानिया को डिस्चार्ज दे दिया, जिसके बाद सब लोग तानिया को घर लेकर गए। घर पहुंचकर तानिया और बच्चे का बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत हुआ और सब लोग लिविंग रूम में जाकर बैठ गए। राम मित्तल ने एक नजर लिविंग रूम में बैठे अपने पूरे परिवार को देखा और मुस्कुराते हुए प्राची की गोद में सो रही बच्ची को देखने लगे। तभी राम मित्तल ने रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, रणवीर तुम अनन्या से शादी कब करने वाले हो? अचानक से ये बात सुनकर रणवीर, जो कि अर्नव से बातें कर रहा था, वो दादाजी की तरफ देखते हुए बोला, दादाजी मैं तो अनन्या से आज ही और अभी शादी कर लूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले अनन्या अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, उसके बाद हम अपनी शादी के बारे में सोचते हैं। रणवीर की बात में हामी भरते हुए अनन्या ने भी जवाब दिया, हाँ दादाजी, रणवीर बिल्कुल सही कह रहे हैं। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो ठीक है। तभी दादाजी की नजर कृष पर गई, जो चुपचाप बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। दादाजी ने कृष से पूछा, तुम बताओ,
तुम्हारा क्या प्लान है आगे का? तुम कब शादी करोगे? कृष ने कहा, दादाजी मुझे भी शादी नहीं करनी है। अभी तो मैं किसी ऐसे इंसान से मिला भी नहीं हूं जिससे मिलकर मुझे लग सके कि मैं जिसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिता सकता हूं। ये कहते हुए अचानक ही कृष के दिमाग में प्रतिभा का चेहरा आ गया। कृष ने किसी को भी प्रतिभा के बारे में अभी तक नहीं बताया था, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में भी प्रतिभा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। लेकिन उसने ये बात प्रतिभा को नहीं बताई थी। वो चाहता था कि पहले वो एक इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर बन जाए, फिर उसके बाद प्रतिभा से जाकर अपने दिल की बात कहे। ये सोचकर वो अपना सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए वापस सोफे पर बैठ गया। राम मित्तल ने कृष की बात सुनकर हंसते हुए कहा, चलो ये तो अच्छी बात है कि अब मेरा पूरा परिवार एक छत के नीचे आ गया है और अब हमारे बीच कोई भी परेशानी नहीं है। अर्नव के पापा भी 2 साल बाद जेल से रिहा हो जाएंगे और वो भी इसी घर में आकर रहेंगे। इसे ही कहते हैं अंत भला तो सब भला। दादाजी की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। तो इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने सुपरस्टार्स हिडन वाइफ के अंत पर। आशा करती हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। जाने से पहले मैं पॉकेट एफएम के एक नए शो के बारे में आपको बताना चाहती हूं, जिसका नाम है एक लड़की को देखा तो। ये कहानी है एक ऐसी 18 साल और 120 किलो की लड़की अनिका की, जिसको आज तक किसी ने छुआ भी नहीं था। और ऐसे में एक दिन उसको पता चलता है कि वो मां बनने वाली है। पूरे मनाली शहर में अनिका मजाक बनकर रह गई थी, जिसकी वजह से वो अपनी डिलीवरी के तुरंत बाद मनाली छोड़कर अपनी मासी के घर बेंगलोर रहने चली गई थी। मनाली में ऐसा एक भी शख्स नहीं था जो उससे प्यार करता हो या उसका मजाक न उड़ाता हो। लेकिन 6 साल बाद अनिका जब अपनी 6 साल की बेटी रिया के साथ बड़े शानदार तरीके से मनाली लौटती है, तब मनाली के वही लोग अनिका को अपनी जिंदगी में वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अनिका के वापस मनाली लौटने के पीछे की असली वजह कोई नहीं जानता। वो मनाली लौटी थी सिर्फ अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने। अनिका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन जन्म देने के तुरंत बाद किसी ने अनिका के दोनों बच्चों को उससे छीनने की कोशिश की थी। उस वक्त उसने अपनी बेटी को तो किसी तरह बचा लिया था, लेकिन बेटे को नहीं बचा पाई थी। उसी बेटे को ढूंढने के लिए अनिका 6 साल बाद मनाली लौटी थी। लेकिन अनिका ये नहीं जानती थी कि मनाली पहुंचने के बाद वो होटल के जिस रूम में अपनी बेटी रिया के साथ ठहरी है, उसी रूम के बगल वाले रूम में उसका खोया हुआ बेटा आर्यन भी अपने पिता के साथ रह रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि आर्यन का बायोलॉजिकल पिता मनाली का मोस्ट एलिजिबल बैचलर रोहित मारवा है। अनिका, जो रोहित को कभी मिली तक नहीं थी, वो रोहित के जुड़वा बच्चों की मां कैसे बन सकती थी? क्या अनिका अपने बेटे से मिल पाएगी और उसे वापस हासिल कर पाएगी? क्या अनिका अपनी प्रेगनेंसी की गुत्थी को कभी सुलझा पाएगी? क्या अनिका अपने परिवार को पूरा कर पाएगी? क्या होगा जब अनिका के दोनों जुड़वा बच्चे एक दूसरे के सामने आएंगे? क्या वो दोनों अपने माँ बाप को मिलाने में कामयाब हो पाएंगे? बेटे को वापस पाने के सफर में अपनी जिंदगी के और कितने राज का सामना करेगी अनिका? अनिका की किस्मत उसे कहां लेकर जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए एक लड़की को देखा तो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।